जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में एज यूजुअल पहले जिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के एरिया हम पढ़ चुके हैं उनका एक छोटा सा वर्बल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आज के एरियाज़ की तरफ चलेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं। जी, इजी एरिया कैश। कैश के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बता दीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन, रिकंसिलिएशन, कट ऑफ, नोट्स आर रियल। ये नोट्स आर रियल हम किस दर्शन के लिए देखते हैं? वैल्यूएशन के लिए, शाबाश। और फिजिकल वेरिफिकेशन किस दर्शन के लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, करेक्ट। जी, आप बता दीजिए मेरे भाई, बैंक से रिलेटेड प्रोसीजर्स। बैंक बैलेंस क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया बैलेंस शीट में, कैसे वेरीफाई करेंगे इसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अमाउंट को हमने बैंक टी अकाउंट से कंपेयर करेंगे। बैंक स्टेटमेंट से तो नहीं कंपेयर होगी वो। बैंक स्टेटमेंट में तो नॉर्मली डिफरेंट बैलेंस होता है और अकाउंट में बैलेंस डिफरेंट होता है। इसी वजह से तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है। और आगे चलें, स्कैन लेजर करेंगे एनुअल आइटम्स के लिए। हाँ, इंस्पेक्ट बीआरएस, शाबाश। बीआरएस में मुझे बता दीजिए अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं इनको कैसे वेरीफाई करेंगे? नहीं, पहले सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, पहले तो टोटल कर लेना अनप्रेजेंटेड चेक का टोटल ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद चेक करें सब्सीक्वेंट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। कुछ हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे। जो हो गए वो तो क्लियर हो गया। जो नहीं अपीयर हो रहे नेक्स्ट मंथ की बैंक स्टेटमेंट में क्या करें? क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। नहीं याद किया मेरे भाई ने, 2 पॉइंट बताया उसके बाद बस हो गया। जी, ये आपके साथ जो भाई बैठे हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड प्रोसीजर बता दीजिए। फिजिकल वेरिफिकेशन, शाबाश। रिकंसिलिएशन बनेगी स्टॉक शीट की किसके साथ? फिजिकल बैलेंस के साथ, इन्वेंट्री लेजर के साथ। फिजिकल बैलेंस के साथ भी हो सकती है, बुक बैलेंस और फिजिकल बैलेंस की रिकंसिलिएशन करते हैं। जी, और कट ऑफ इन्वेंट्री में होता है? नहीं, जिससे पूछ रहा हूं वही बताया। कट ऑफ रेलिवेंट प्रोसीजर है कि नहीं इन्वेंट्री के लिए? है, कैसे है साबित करें? जो सेल और परचेजेस हैं उनका अपोजिट इफेक्ट जो है डबल एंट्री की वजह से दूसरा इफेक्ट इन्वेंट्री में भी आता है। सेल और परचेजेस का डेटर्स असल में कट ऑफ जो है सेल और परचेजेस पे मेनली परफॉर्म किया जाता है, लेकिन इसका अपोजिट इफेक्ट जो है वो डेटर्स क्रेडिटर्स भी होता है और इन्वेंट्री में भी होता है। ठीक है जी, सेकंड लास्ट स्टूडेंट आप इन्वेंट्री के से रिलेटेड वैल्यूएशन के प्रोसीजर बता दीजिए। कैसे इंश्योर करेंगे आपके इन्वेंट्री की एनआरवी क्या है? जीआरएन से। और जीआरएन में कौन सी जीआरएन में वैल्यूएशन छोड़े, एनआरवी छोड़े, उस पर तो जीआरएन पे कॉस्ट भी नहीं आ रही होती। जीआरएन पे तो सिर्फ इतना लिखा होता है ये चीजें इतनी क्वांटिटी में हमने वसूल पाई। हाँ, एजिंग एनालिसिस, शाबाश। और एजिंग एनालिसिस डेटर्स का देखेंगे कि इन्वेंट्री का? शाबाश। और बस हो गया, ऑडिट खत्म। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। फिजिकल कंडीशन देखेंगे इन्वेंट्री की, किस वक्त देखेंगे? किस वक्त फिजिकल कंडीशन देखेंगे इन्वेंट्री की? किस वक्त? ईयर एंड पे, जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तब। जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे तब देखेंगे क्या? अच्छा, और नहीं याद किया मेरे भाई? क्यों नहीं याद किया? जी भैया आप बताइए इन्वेंट्री के एनआरवी के प्रोसीजर्स। जी जी, वो तो कॉस्ट के लिए है ना। वैल्यूएशन मेथड 5 वेटेड एवरेज है, उसका एनआरवी से क्या ताल्लुक है? वो तो कॉस्ट के लिए होता है ना वैल्यूएशन मेथड, और उसकी कैलकुलेशन चेक करना।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से, ठीक है, अंदाजा हो गया। अगर वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से कैसे अंदाजा होगा कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट है? कोई नहीं बोलेगा। और नहीं, टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर, टर्नओवर रेशो से डैमेज इन्वेंट्री का पता तो नहीं चल सकता, कम से कम मुझे तो आज तक नहीं पता चला। डैमेज का नहीं, ऑब्सोलीट का पता चल सकता है। डैमेज तो फिजिकली डैमेज की बात कर रहा है ना, और रेशो से थोड़ी सा पता चलेगा डैमेज हुआ कि नहीं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से क्या पता कैसे चलता है? इन्वेंट्री टर्नओवर से क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है तो हम कहते हैं नहीं इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, रेशो कम होगी। जी आप बताएं कॉर्नर वाले भाई। डेज जब ज्यादा हो जाए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इन डेज, तो फिर इसका मतलब होता है कि इन्वेंट्री सेल करने में प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा दिन लग रहे हैं, ऑब्सोलीट हो गई है। जी और मेरे भाई इंक्रीज क्यों? ठीक है, आगे आगे चले। टर्नओवर रेशो हो गए, शाबाश। एजिंग रिपोर्ट उन्होंने बता दी। और ईयर एंड के बाद सेल प्राइस देखेंगे, किस प्राइस पे सेल हुई है इन्वेंट्री, क्या वो उसकी एनआरवी की इंडिकेशन है? और एक पॉइंट हो रहा है जो आई कैप केस स्टडी में पूछता है, जो आई कैप केस स्टडी में पूछता है एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का, वो क्या पॉइंट है? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। ये तो रूल है ना एनआरवी इन्वेंट्री को रिकॉग्नाइज जी मेजर करने का। जी ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री का रिटर्न होना, ये भूल गए, सबसे अहम तो भूल जाते हैं आप। ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री का रिटर्न, आइंदा जब कभी एनआरवी के प्रोसीजर पूछो सबसे पहले आपने ये बताना है ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री का रिटर्न होना। पहली चीज एडजस्टिंग इवेंट है, दूसरी चीज एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री कम है कॉस्ट से, पता चल रहा है डिफेक्टिव इन्वेंट्री। ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हो, साथ वाले से पूछ भैया। ईयर एंड के बाद डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा? एडजस्टिंग इवेंट आगे भाई तेरे से पूछा। सेल्स और डेटर्स रिवर्स होंगे और इन्वेंट्री स्टॉक में इंक्लूड होगी एट एनआरवी। ट्रेड पेएबल की कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स जी, पेंडिंग जीआरएन देखेंगे, क्या देखेंगे उनमें कि अगर क्लाइंट ने रिकॉर्ड नहीं की तो रिकॉर्ड करवाएंगे, और कट ऑफ ऑन परचेजेस देखेंगे। अच्छा, और क्या हम कोई लिस्ट बना के क्लाइंट से डेटर्स की लिस्ट लेके पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे आगे? नहीं, नहीं करेंगे। वो तो डेटर की लिस्ट कह रहा हूं मैं, पेएबल की लिस्ट। हाँ पेएबल, हाँ क्रेडिटर्स करें तो सारा प्रोसीजर आ रहा था स्टूडेंट को, सिर्फ डेटर क्रेडिटर क्रेडिटर डेटर गलत लिख देता है, आई कैप 0 नंबर देता है, कहते हैं ऐसे थोड़ी इधर करेंगे। तो ध्यान से जरा आपने प्रोसीजर को डिसाइड लिखना होता है जी। क्या प्रोसीजर्स हैं कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स के? शाबाश, एग्री करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अच्छा नहीं करें हम तो पहले बताएं ना, अब तो मैं कर चुका हूं। रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स कर दिया। अब बताइए जी मेरे भाई, आप बता दीजिए कंप्लीटनेस के, आप बताइए कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिट। सकता क्यों तारी हो जाता है जैसे मैं सवाल पूछता हूं? कंप्लीटनेस ऑफ क्रेडिटर्स के प्रोसीजर, इससे पूछ रहा हूँ, ये जो बोल रहा था अभी। हाँ तेरे से पूछ रहा हूँ। किस पे? ट्रेड पे। अच्छा परचेजेस पे आगे उसमें क्या चेक करेंगे? लास्ट ईयर के बैलेंस के साथ कंपेयर करेंगे, एनुअल फ्लक्चुएशन ज्यादा कम तो नहीं है, ठीक है। और ठीक है, और ठीक है, आगे आगे चलो।
सब्सिक्वेंट इवेंट कैसे चेक करेंगे, बस ये एक्सप्लेन कर दें और फिर जी। हाँ जी, नहीं इससे कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर होती है। मैं दो प्रोसीजर, आपने जब कहा ना सब्सिक्वेंट पेमेंट देखेंगे, मेरे जहन में दो प्रोसीजर आए, पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत, हो सकता है दोनों गलत हो। मैं आपको बता देता हूं मेरे जहन में आया क्या, आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। आपने कहा सब्सिक्वेंट पेमेंट, पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो ये कि ये रेंट पे जो क्रेडिटर्स रिकॉर्ड हुए हैं उनको सेलेक्ट करना है और देखना है ये रेंट के बाद उनको पेमेंट कर दी कि नहीं कर दी गई। एक मेरे जहन में ये आया सब्सिक्वेंट पेमेंट से। दूसरा पॉइंट मेरे जहन में ये आया कि सिलेक्शन करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन क्रेडिटर से नहीं, ये रेंट के बाद जो पेमेंट्स हुई हैं उनका सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे ये रेंट पे क्रेडिटर रिकॉर्ड हुए कि नहीं। हाँ, दूसरा वाला ये कंप्लीटनेस वाला। पहले वाला कौन किसके लिए था, किस दर्शन, एग्जिस्टेंस के लिए। शाबाश जी। आप बताइए डिस्पोजल्स पे क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट्स पे। क्लाइंट से लिस्ट ले ली, कितने भाई एसेट डिस्पोज किए हैं, एग्री किया उन्हें फिक्स एसेट शेड्यूल के साथ। आगे ऑथराइजेशन अप्रूवल भी अप्रूवल दिया है कि नहीं, सेल प्राइस को सेल एग्रीमेंट से मैच कर लेंगे। शाबाश। गेन या लॉस की रिकैलकुलेशन करेंगे, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए गलती तो नहीं कर दी। डिस्पोजल से रिलेटेड डिस्क्लोजर होते हैं, डिस्पोजल से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट से और फिक्स एसेट रजिस्टर से एक्सक्लूड कर दिया गया। शाबाश जी। एडिशन, फिक्स एसेट एडिशन के प्रोसीजर बताइए। एग्री करेंगे, पहले क्लाइंट से लिस्ट ना ले ले, चले पहले लिस्ट ले लेते हैं फिर उसके बाद एग्री कर लेते हैं। किस प्राइस पे खरीदा ये कैसे पता चलेगा हमें, हाँ इनवॉइस के साथ कंपेयर करेंगे। और परचेज की ऑथराइजेशन ली गई कि नहीं फिक्स खरीदने से पहले, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखेंगे, सही डेट कैपिटलाइजेशन डेट से हुई कि नहीं। शाबाश जी। डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर आप बता दीजिए। एस्टिमेट देखेंगे, एस्टिमेट में क्या देखेंगे, क्या कि वो क्या है, रीजनेबल है कि नहीं ये देखेंगे। अच्छा ठीक है, और डेप्रिसिएशन जब से वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज है तब से शुरू होनी चाहिए, ये एडिशन में था वैसे। चले ठीक है, आगे चले। कैलकुलेशन चेक करेंगे, कहां से चेक करेंगे, किस सोर्स से चेक करेंगे। कहां किस डेप्रिसिएशन हमें चेक करनी है, सारे एसेट्स की एक ही दफा चेक करेंगे कि चंद एक एसेट्स की। फिक्स एसेट शेड्यूल से, फिक्स एसेट शेड्यूल जी, फिक्स एसेट शेड्यूल से चेक करेंगे, फिक्स एसेट रजिस्टर से नहीं। मैं आप ही से ना क्वेश्चन पूछ लूं जी, बताइए। अच्छा मैं आपको दो प्रोसीजर बताता हूं, आपने मुझे बताना है दोनों में से कौन सा प्रोसीजर जो है वो डेप्रिसिएशन में आएगा। पहला प्रोसीजर में ना मेरा, क्लाइंट से फिक्स एसेट रजिस्टर लिया, उसमें क्लाइंट के सारे फिक्स एसेट्स इंडिविजुअली आ रहे थे, सैंपल बेस पे कुछ फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन मैंने चेक की कि सही क्लाइंट ने कैलकुलेट किया कि नहीं। पहला प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर, इनकम स्टेटमेंट में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा था उसे डिवाइड किया फिक्स एसेट जो बैलेंस शीट में आ रहे थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, एक परसेंटेज आ गई, उसे डेप्रिसिएशन रेट के साथ कंपेयर किया, उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताइए दोनों में से कौन सा प्रोसीजर डेप्रिसिएशन के लिए है। सेकंड, दोनों डेप्रिसिएशन के लिए है। पहले वाला एनआरवी के लिए थोड़ी, वो भी डेप्रिसिएशन के लिए है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है।
हाँ, पहले वाला सैंपल बेस पे परफॉर्म हो रहा है, वो टेस्ट ऑफ डिटेल कहलाता है। दूसरे वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर पे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म हो रहा है, वो एनालिटिकल प्रोसीजर कहलाता है। शाबाश, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन एंड पे जो भाई लास्ट बेंच पे जो भाई बैठे हैं, आप बताएं। नहीं, आपसे आगे वाले, हाँ जी जी, हाँ जी, दीवार के साथ वाले नहीं, उससे आगे वाले जी। आप बताइए, रीवैल्यू, क्लाइंट ने अपने फिक्स एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाई, क्या प्रोसीजर है? देखेंगे रीवैल्यूएशन अप टू डेट है कि नहीं। रीवैल्यूएशन सरप्लस दोबारा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन सही की कि नहीं की। डेप्रिसिएशन भी देखेंगे, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, और आगे बस। भूल क्यों, आपने याद करके नहीं आए। चले सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट के सुना दे फिर। फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे एसेट बाकी कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। कॉस्ट जो रिकॉर्ड, उसमें से कुछ सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड की है, वो किस लिए करेंगे? चेक करने के लिए कि वो जेन्युइन एक्सपेंस है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ। किस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक करेंगे? जो कॉस्ट कैपिटलाइज की गई है मटेरियल की, उसे सप्लायर इनवॉइस के साथ। जो लेबर कॉस्ट कैपिटलाइज की गई है, उसे पेरोल रिकॉर्ड के साथ। और जो ओवरहेड्स हैं, वो यूटिलिटी बिल्स वगैरह के साथ। यहाँ अगर कोई और एक्सपेंस है तो उसका बिल होगा उसके साथ। बस बताइए, डिस्क्लोजर्स देखेंगे। अच्छा चलिए, ठीक है जी मेरे भाई। डेवलपमेंट कॉस्ट को क्लाइंट ने कैपिटलाइज किया है, बताइए क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? चेक रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सारी बातें छोड़े, अब सिर्फ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता दीजिए क्या है। पायरेट, क्या पायरेट? नहीं, कोई वकुआ सुनाने लगे अपना, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं, और इंटेंशन टू कंप्लीट, इंटेंशन टू सेल है कि नहीं। अच्छा, एबिलिटी टू सेल था, हाँ, और रिसोर्सेज हैं कि नहीं है जी। इसके अलावा डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के अलावा क्या प्रोसीजर है? कल नहीं आए थे, क्यों? छुट्टियां क्यों करते हैं इतने? तो किसी पूछ रहे थे कि सर ने कौन से एरियाज करवाए, वो याद करके आते जी। आपकी बारी अभी हुई तो नहीं ना? अच्छा, 2 बार जी। आप बताएं, कॉर्नर वाले भाई, आपसे पीछे वाले जी। हाँ जी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे और मोनेटाइजेशन टेस्टिंग करेंगे। डेवलपमेंट कॉस्ट की मोनेटाइजेशन नहीं होती, करते हैं, ठीक है। मोनेटाइजेशन चेक कर लेंगे और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो गई, और रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देख लिया, और बस। जो कॉस्ट कैपिटलाइज किया, ये देख लेना चाहिए कि नहीं कि वो जेन्युइन है कि नहीं। ये देखना चाहिए कि नहीं कि उसमें कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर तो नहीं आ गया। ये कैसे देखेंगे उसमें रिसर्च एक्सपेंडिचर तो नहीं आ गया? ओके, हाँ, डेवलपमेंट कॉस्ट जो है उसके जितने भी एक्सपेंडिचर है उनकी लिस्ट को रिव्यू कर लेंगे। पता चल जाएगा एक्सपेंसेस की नेचर को देख के। जो क्लाइंट हमें लिस्ट देगा कि सर हमने ये कैपिटलाइज किया है सारा डेवलपमेंट कॉस्ट, उसमें अमाउंट के साथ आगे नेचर ऑफ एक्सपेंस भी आ रहा होता है, तो देख लेंगे रिसर्च एक्सपेंस तो कैपिटलाइज नहीं हुआ। ये कैसे देखेंगे कि कॉस्ट सारी जेन्युइन है कि नहीं? हाँ, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से देख लेंगे, चलें, ठीक है जी। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के सेकंड लास्ट स्टूडेंट, ये भाई जो आंखें मल रहे हैं, हाँ जी। आप नहीं, आप ही थे ना। आपकी बारी अभी हुई तो नहीं? हो गई है? अब भाई ये सही कह रहा है, इसकी बारी हुई है। ये साथ वाले भाई सही से पता, इसकी बारी हुई है नहीं हुई?
जी भाई आप बता दे, साथ वाला बता दे फिर, जिसने गवाही दी है। हाँ बताइए। इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन सेल को इन्वेस्टिगेट करेंगे क्लाइंट से। एजिंग रिपोर्ट इन्वेंट्री की इंस्पेक्ट करेंगे। और सबसे अहम पॉइंट क्या है जो मैंने आपको भी बताया था, एनआरवी को तो देख रहे हैं, वैल्यूएशन इन्वेंट्री का मतलब एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री है, जो मैंने कहा था सबसे पहले आपने लिखना। हाँ डिफेक्टिव इन्वेंट्री ईयर एंड के बाद जो रिटर्न हुई है, शाबाश ठीक है जी। आप बता दीजिए रीवैल्यूएशन क्लाइंट ने करवाई है प्रॉपर्टी की, प्रोसीजर बताइए। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के साथ एग्री कर लेंगे, शाबाश। रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकैलकुलेट करना है, मेथड में कंसिस्टेंसी देखनी है, शाबाश। अच्छा अगर मेथड उसने 10 प्रॉपर्टी में से 7 की रिवैल्यूएशन की, 3 की नहीं की, प्रॉब्लम है कोई, मिसस्टेटमेंट है। अच्छा 9 की रिवैल्यूएशन किसी और मेथड से की, 10वीं प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन किसी और मेथड से की, रिवैल्यूएशन सबकी की है, क्या आपकी प्रॉब्लम है? अच्छा अभी मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हम क्लाइंट से पूछेंगे जरूर कि मेथड कंसिस्टेंट क्यों नहीं है। रीजनेबल जस्टिफिकेशन हुई तो ठीक है, वरना फिर हो सकता है कि हम मिस स्टेटमेंट की तरफ जाए। चलिए ठीक जी। गुडविल के प्रोसीजर बता दीजिए आप गुडविल के प्रोसीजर। क्या करेंगे? ऑथोराइजेशन, किस चीज की ऑथोराइजेशन? किस चीज की परचेज की? बिजनेस की कोई एसेट की? बिजनेस की, क्योंकि गुडविल जो है जब बिजनेस एक्वायर करते हैं तब रिकॉग्नाइज होते हैं। ऑथोराइजेशन देख ली, और इंपेयरमेंट देखेंगे गुडविल की। परचेज गुडविल है तो उसकी इंपेयरमेंट जो है वो टेस्ट कर लेंगे, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। आगे चले, मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन देखेंगे। अच्छा मोनेटाइजेशन नहीं देखेंगे। और सबसे अहम प्रोसीजर स्किप कर रही हैं आप। नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा जी, आप बताइए। ऑथराइजेशन होगी, ठीक है, इंपेयरमेंट भी होगी। आगे चले। हाँ रिकैलकुलेशन गुडविल की देखेंगे कि वो हमारी फेयर वैल्यू कॉस्ट लेस फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्वायर्ड के मुताबिक आई है कि नहीं। बाकी बातें सोचे, सिर्फ आज का आखिरी क्वेश्चन मुझे बता दीजिए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जो सॉरी फेयर वैल्यू है नेट एसेट से एक्वायर्ड की, वो कैसे वेरीफाई करेंगे हम? अच्छा बात, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट से। ठीक है, ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट पता ना आपको क्या होती है? रीवैल्यूएशन रिपोर्ट जो एक्सपर्ट देता है वो तो स्पेसिफिक एसेट की होती है ना, ड्यू डिलीजेंस पूरे के पूरे बिजनेस की होती है, इसमें जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं सबकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके हमें दो। ठीक है शाबाश। चलिए आज का वर्बल टेस्ट यहाँ पे खत्म करते हैं जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, 1 by 1 जी। दो रीवैल्यूअर्स एक ही क्लास ऑफ एसेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, रिस्क होगा। क्लाइंट एक ही वक्त में दोनों को कहा हुआ उसने रीवैल्यूएशन करो। इस तरह का एक क्वेश्चन आईकैप ने बनाया है सीफैप लेवल पे, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। उसने कहा कि क्लाइंट ने पहले एक वैल्यूअर से वैल्यूएशन रिपोर्ट करवाई, ठीक है, और उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरे वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई एसेट्स की और उसको रिकॉर्ड कर लिया। आपको पहले तो उसने दूसरे वाले की रिवैल्यूएशन रिपोर्ट दी, बाकी आप कोई एक्सपेंसेस वगैरह की वेरिफिकेशन कर रहे थे, पहले वाले को जो फीस दी थी उसने, आपने वो वाउचर देखा उसमें पहली वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगी थी। बताइए क्या करेंगे? कोई इशू है कि नहीं? ये इनकंसिस्टेंसी ऑफ एविडेंस की तरफ बात लेके जाएंगे हम, कि हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाता है कि क्यों पहले वाले एक्सपर्ट की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसको इग्नोर किया गया। वो क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट की वैल्यूएशन वगैरह, वो इनकंसिस्टेंसी की तरफ हमने लेके जाना। ठीक है, तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन का 1 वर्ड आंसर ये है कि अगर क्लाइंट
एक ही प्रॉपर्टी की दो डिफरेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाता है तो ऑडिटर के लिए कोई इशू है? क्वेश्चन ये था इसका आंसर यह है कि बिल्कुल है। ये अगर दोनों की रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंसी है तो ऑडिटर इंक्वायर करेगा कि क्यों क्लाइंट ने दोनों को इंगेज किया, जब एक से रिवैल्यूएशन करवा रहे थे दूसरे को क्यों इंगेज किया, और दोनों में जो डिफरेंस है रिपोर्ट में, ये डिफरेंस किस वजह से है। कंसीडर किसको करेगा? वो अपना कोई थर्ड एक्सपर्ट इंगेज कर सकता है और उसकी रिपोर्ट को वो मानेगा। ठीक है जी, क्योंकि दोनों पे डाउट क्रिएट हो जाता है ना। जब दो एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी होती है तो ऑडिटर के लिए दोनों डाउटफुल हो जाते हैं। वो हमेशा फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करके रिजॉल्व करता है। जी, 5-6 प्रॉपर्टीज है और वो कुछ को डिफरेंट मेथड से कर रहा है रिवैल्यू, कुछ को किसी होगा, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है? देखिए असल में मेथड बहुत से होते हैं। जैसे फर्ज कीजिए क्लाइंट के पास इसी क्वेश्चन को, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि सर आप ये कहते हैं कि अगर रिवैल्यूएशन में, प्रॉपर्टी की रिवैल्यूएशन में कुछ पे मेथड डिफरेंट है, कुछ पे मेथड डिफरेंट है, तो हमने उससे रीजनेबल जस्टिफिकेशन देखनी है कि है कि नहीं। फौरन कंक्लूजन पे जब नहीं लगाने की मिस स्टेटमेंट है, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा इजी वर्जन में कन्वर्ट कर रहा हूं। फर्ज कीजिए अगर क्लाइंट की कुछ इन्वेंट्री फाइफो बेसिस के ऊपर वैल्यूएशन कर रहा है और कुछ की वेटेड एवरेज के ऊपर कर रहा है, या कुछ फिक्स एसेट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे कर रहा है और कुछ WDV पे कर रहा है, इसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है। देखिए क्लाइंट के नेचर ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर क्लाइंट कुछ फिक्स एसेट्स को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और उसी नेचर के दूसरे फिक्स एसेट्स को कम इस्तेमाल कर रहा है, मशीनरी एक ही है दोनों, ठीक है। फर्ज कीजिए हमने 2 AC खरीदे, एक ही मॉडल के, एक ही कंपनी के, एक जगह पे वो AC ज्यादा, एक हमारे फॉर एग्जांपल रूम में लगा है, वो हो सकता है कि वो दिन में 2-3 घंटे इस्तेमाल होता हो सिर्फ, फॉर एग्जांपल। एक हो सकता है वो किसी कमर्शियल प्लेस पे लगा है, वो दिन में हो सकता है 16-16 घंटे इस्तेमाल होता हो। क्या दोनों की लाइफ डेप्रिसिएशन रेट सेम होना चाहिए? नहीं, तो डिफरेंस हो सकता है। हमने जस्टिफिकेशन में यही चीजें देखनी होती है कि क्या क्लाइंट जो डिफरेंस उसने मेथड अडॉप्ट किए हैं दोनों केसेस में, उसको जस्टिफाई करवा रहा है कि नहीं, और वो हमें बात समझ आ रही है कि नहीं कि वाकई ऐसा होता है। ठीक है, ये रीजनेबल जस्टिफिकेशन होगी। और कोई क्वेश्चन? फिजिकल बैलेंसेस मतलब जो फिजिकली क्वांटिटी मौजूद है किसी भी चीज की, इन्वेंट्री फिजिकली कितनी मौजूद है, फिजिकल बैलेंस। हाँ, वो ये कह रहा है टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कि इंश्योर कीजिए फिजिकल बैलेंस जो बुक बैलेंस एडजस्ट हो चुके, रिकंसाइल हुए और एडजस्ट हुए। देखिए हम स्टॉक टेकिंग, इन्वेंट्री में के पहले एग्जांपल क्लियर कर दूं, स्टॉक टेकिंग करते हैं किस बेस पे करते हैं। हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी लिस्ट लगी होती है कि क्लाइंट के पास कितनी इन्वेंट्री है। स्टॉक शीट, शाबाश। इन्वेंट्री शीट भी उसे कहते हैं, स्टॉक लिस्टिंग भी कहते हैं, इन्वेंट्री लिस्टिंग भी कहते हैं वो। और उसे देखते हैं क्लाइंट फिजिकली जो मौजूद है स्टॉक उस लिस्ट के, क्या जो फिजिकली स्टॉक मौजूद होना चाहिए और जो लिस्ट में आइटम्स लिखी गई हैं दोनों मैच करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर फिजिकली उसने कहा किसी चीज चेयर्स हैं उसकी क्वांटिटी 70 है तो लिस्ट में भी क्वांटिटी 70 आनी चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए। उसी तरह फिक्स एसेट में भी लिस्ट बनती है, उसे कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। उसे इन्वेंट्री शीट, स्टॉक शीट नहीं कहते, उसे कहते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। उसमें भी इंडिविजुअली सारे फिक्स एसेट्स का रिकॉर्ड होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो फिजिकली फिक्स एसेट्स क्लाइंट की प्रेमिसेस में मौजूद हैं और जो फिक्स एसेट रजिस्टर में जिनकी एंट्री हुई है वो दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं, मैच होने चाहिए ना। अगर नहीं मैच हो रहे तो हम उसको रिकंसाइल करवाएंगे। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है फिजिकल बैलेंस से मुराद वो फिक्स एसेट्स है जो क्लाइंट की प्रेमिसेस में फिजिकली मौजूद है, जिनको हम देख सकते हैं। क्लियर होगी बात? और रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन को डिवाइड कीजिए, रेशियो मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट से डिवाइड कर दे, यानी डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये कैलकुलेट कीजिए प्रैक्टिकली। चलिए एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैंने एक गलती की और पूरे जो थे, हमारी आदत होती है कॉपी पेस्ट करते हैं, पिछले साल के जो वर्किंग पेपर्स होते हैं उन्हें कॉपी करते हैं और बाद में जो चेंजेस जरूरी होती हैं वो कर देते हैं। क्लाइंट ने फिक्स एसेट शेड्यूल दिया मुझे, तो वो फिक्स एसेट की कुछ इंफॉर्मेशन थी, हमने फिर वो उसको फिक्स एसेट शेड्यूल को वेरीफाई करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स एसेट शेड्यूल जो बनाया हुआ था उसमें एक गलती थी।
पिछले साल का फिक्स एसेट शेड्यूल मैंने उठाया था और इस साल कॉपी कर दिया, फिगर चेंज कर दी, क्योंकि फिक्स एसेट शेड्यूल आप खुद देखा होगा वो लंबा चौड़ा फिक्स एसेट कॉलम काफी बनते हैं। तो मैंने कहा यार क्या मैं नए सिरे से बनाऊंगा, पिछले साल का फॉर्मेट है उसको उठा के कॉपी करते हैं, फिगर सारी ऐड कर देते हैं, ऐड कर दी। उसमें एंड में वो WDV और डेप्रिसिएशन रेट भी आ रहा होता है। क्लाइंट ने पिछले साल डेप्रिसिएशन रेट 10% था, इस साल 20% था। क्लाइंट ने इस साल डेप्रिसिएशन रेट चेंज कर दिया था। पहले तो ये बताइए चेंज इन एस्टिमेट है, चेंज इन पॉलिसी? एस्टिमेट है, वो हमने चेक कर लिया, ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एंड पे लिखा गया था पिछले साल का ही डेप्रिसिएशन रेट। मैं बाकी फिगर चेंज कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच कर ली, डेप्रिसिएशन रेट चेंज करना भूल गया। पार्टनर ने 1 मिनट में पकड़ लिया इस गलती को। कैसे भला? फिक्स एसेट शेड्यूल में उसने देखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फिक्स एसेट शेड्यूल में ही फिक्स एसेट की अमाउंट आ रही थी, ठीक है, वो इनकम स्टेटमेंट में भी आ रही होती हैं, लेकिन वो फिक्स एसेट शेड्यूल में भी आ रही होते हैं। उसने डिवाइड किया, वो परसेंटेज आई 20%, इस साल वाली आनी थी। एंड पे डेप्रिसिएशन रेट क्या लिखा हुआ था? उन्होंने कहा भाई ये डेप्रिसिएशन गलत है आपकी, ठीक है भाई। फिर क्या हुआ इसके लिए आपको आर्टिकल्स में पता चल जाएगा, ठीक है। पार्टनर ने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि ये फिगर चेक कर लीजिए, या तो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत है या आपका रेट गलत है, ठीक है। तो ये होता है रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। ये एक अच्छा प्रोसीजर है जिससे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वेरीफाई हो जाती है कि सही है कि नहीं। और कोई क्वेश्चन? जी जी। इवैल्यूएट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अजम्पशन, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग में है ना, गुडविल की वैल्यूएशन में इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। मुझे बताइए जब हमने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी होती है किसी भी एसेट की, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल, वो फार्मूला याद है आपको इंपेयरमेंट लॉस का क्या आता है? इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होती है? कैरिंग वैल्यू में और डिफरेंस किसका? रिकवरेबल अमाउंट। ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करता है भला? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन में क्या कोई एस्टिमेट्स जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? होते हैं। चलें फेयर वैल्यू पे नहीं दिल मारना, इसको छोड़ें। वो जो हमने वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले फ्यूचर ईयर्स के कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बताइए फ्यूचर ईयर के कैश फ्लो को कैलकुलेट करते हुए कोई एस्टिमेट्स जजमेंट्स अजम्पशन यूज होती हैं? फ्यूचर ईयर में सेल प्राइस क्या होगी, सेल की क्वांटिटी क्या होगी, डिस्काउंट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करना है, ये सारी अजम्पशंस हैं। क्या क्लाइंट अगर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करके हमारे सामने सफा रख दे कैलकुलेशन वाला, हम सिर्फ कैलकुलेशन चेक कर लें जमा माइनस के अजम्पशंस भी चेक करें ठीक है कि नहीं? अजम्पशन भी चेक करनी चाहिए, ठीक है। ये तो नहीं कि पिछले सालों में हर सेल्स हर साल 10% इंक्रीज होती है और इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन करते हुए वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करते हुए उसने अजम्पशन ये ले ली कि सेल्स हर साल आइंदा 50% से इंक्रीज होगी। हम कहेंगे भाई ये क्या रॉकेट साइंस से ज्यादा हो जाएगी कि अगले सालों में कि तुम्हारी सेल 50% इंक्रीज हो जाएगी, कैसे होगी? जस्टिफाई करवाओ। ये पूछना चाहिए कि नहीं? यही है कि हमने उनकी अजम्पशंस को वैल्यूएट करना। क्लियर हो गई ये बात? ये जब कभी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी वो चाहे टेंजिबल में हो चाहे इंटेंजिबल में हो, हम क्लाइंट की अजम्पशंस को चेक करते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? जी जी। इंपेयरमेंट में लिखा होगा कि आपने इंपेयरमेंट टेस्ट के वो इंडिकेटर चेक कर लिया। हाँ स्टैंडर्ड में तो लिखा होगा कि हर साल लाजमी करना चाहिए। नहीं, हाँ सॉरी, ये अच्छा पॉइंट आइडेंटिफाई किया आपने। ये एक करेक्शन कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। एक मैं भूल गया था, वो दूसरी क्लास में करवाई थी, इस क्लास में कराना भूल गया। ये गुडविल में पेज 116 गुडविल में वैल्यूएशन या इंपेयरमेंट है। इसमें जो पहला प्रोसीजर है रिव्यू इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इफ इंडिकेटर्स एग्जिस्ट, ये अल्फाज काट दीजिए क्योंकि गुडविल की इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती, वो हमने हर साल करनी होती है वैसे, ठीक है। फर्स्ट लाइन में गुडविल के अंदर वैल्यूएशन इंपेयरमेंट है, उसके अंदर पहली वाली लाइन उसमें रिव्यू इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और इफ इंडिकेटर एग्जिस्ट, ये काट ले। इसके बाद वाली लाइन रहेगी, ठीक है। इंश्योर इंपेयरमेंट टेस्टिंग हैज बीन कैरीड आउट, आगे लिख ले एनुअली, कैरीड आउट के आगे लिख ले एनुअली, बाकी ठीक हो गया सारा काम। कि इंश्योर हमारा सेंटेंस अब क्या बन गया? पहला,
ensure impairment testing has been carried out annually and correctly recorded. कि अगर impairment loss होता है तो उसको correctly record कर लिया जाए। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलें। चले अटेंटिव हो जाइए। आज का लेक्चर इजी है लेकिन मटेरियल थोड़ा ज्यादा है, और ये हमारा प्रोबेबली आखिरी एरिया है जो मुश्किल हो सकता है आपके लिए। इसके बाद इजी एरियाज है। ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने जो मुश्किल वाले प्रोसीजर्स थे वो पढ़ लिए सारे। अगर आपने साथ साथ याद कर लिए हैं तो फिर इसका मतलब है आपके लिए जो मुश्किल वक्त है वो तकरीबन खत्म हो गया इस चैप्टर का। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद दूसरे चैप्टर, आपको पता है 3 चैप्टर हैं। जिसने ये 3 चैप्टर याद कर लिए वो इंशाल्लाह पास है। कौन से 3 चैप्टर वाला? 11, 12, 13, ये 3 चैप्टर। जी नहीं, बाकी छोड़ नहीं देने। मैं कह रहा हूँ इनको लाजमी कवर करना इनको। जी एरिया है हमारा एक्सपेंस से रिलेटेड। देखें 1, 2, 3, 4, 5 एरियाज आपके सामने हैं, लेकिन पांचों एरियाज घूम फिर के एक्सपेंसेस से ही रिलेट हो रहे हैं। जैसे कंटीजेंसीज एंड प्रोविजन, ये भी आपको एक्सपेंसिव इनकम से थोड़ी रिलेट होती हैं। ठीक है। अक्रूवल्स, अक्रूवल किस चीज की होती है? प्रीपेमेंट किस चीज की होती है? और ये है जन एक्सपेंसेस। ये वो वाले एक्सपेंसेस हैं जो जनरल, बाकी के एक्सपेंस ये इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। बाकी की जितनी चीजें हैं प्रीपेमेंट, अक्रूवल और प्रोविजन, ये बैलेंस शीट की आइटम है। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये इनकम स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस हैं। जैसे सैलरीज एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस जितने भी हैं, जैसे रिपेयर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग, ठीक है। बाकी जो भी एक्सपेंस अकाउंटिंग के क्वेश्चन करते हैं ना आप, तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस में लिस्ट आ रही है सारी इधर फिट कर दें। ठीक है, वो यानी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है एक्सपेंसेस एंड वाली, और प्री पेमेंट, अक्रूवल, प्रोविजंस बैलेंस शीट की आइटम है। और कंटिजेंसीज ना इनकम स्टेटमेंट की आइटम है ना बैलेंस शीट की। किसकी आइटम? नोट्स ऑफ द अकाउंट्स की कंटिजेंसीज। ठीक है। अच्छा, हमारे जब वो स्टार्ट करता है डिस्कशन इसके ऊपर, आईकैप अपनी बुक में पहली बात क्या लिखता है? कहता है इन सब में इन तीनों की निस्बत ये 2 एरियाज प्रैक्टिकली वेरीफाई करना मुश्किल होते हैं। रीजन बता सकते हैं क्यों? हाँ, इनमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, ये जब आप कैफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फर्म में इंडक्शन के लिए आपके इंटरव्यू होते हैं। तो एक क्वेश्चन कई दफा पूछते हैं, कहता है बताइए प्रोविजन में, कंटीजेंसी में, अक्रूवल में क्या फर्क है? कंटीजेंसी में, प्रोविजन में, अक्रूवल में क्या फर्क है? आईकैप जब इसको स्टार्ट करता है ना इस कंसेप्ट, तो समझाने के लिए वो डेफिनेशन दे रहा होता है। उसने हमारी जो कैफ 9 की बुक है उसमें पहले डेफिनेशन दिया कंटीजेंसी की भी, प्रोविजन की भी, अक्रूवल की भी। IAS 37 को रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, आपने शायद पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे। पढ़ा हुआ था, हाँ। इसीलिए मैं वो डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन कंसेप्ट समझाने के लिए जरूरी है लेकिन एग्जाम में टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारी वाली बुक में डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं। ठीक है, बता सकते हैं कंटीजेंसी, प्रोविजन, अक्रूवल में क्या फर्क है? सुन लें। प्रोविजन क्या है? जब आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो, आउटफ्लो या एक्सपेंस प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो। प्रोविजन जब वो प्रोबेबल नहीं या मेजरेबल नहीं, दोनों में से एक चीज भी नहीं, प्रोबेबल या मेजरेबल नहीं, कंटीजेंसी प्रोबेबल भी है, मेजरेबल भी है। अच्छा, प्रोबेबल नहीं, सर्टन है, कंफर्म है अमाउंट क्या होगी, कंफर्म है किसको पे करनी है, कंफर्म है कब पे करनी है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है। अक्रूवल, अक्रूवल में याद रखें कोई एस्टिमेशन नहीं होती, इसमें एस्टिमेशन होती है। ठीक है, प्रोबेबल है और मेजरेबल है तो प्रोविजन, प्रोबेबल नहीं या मेजरेबल नहीं कंटीजेंसी। कंटीजेंसी की सबसे बड़ी एग्जांपल बता सकते हैं लिटिगेशन, शाबाश, लीगल केस, लिटिगेशंस।
आप प्रोविजंस की एग्जांपल्स बता सकते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, शाबाश, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, आइए 16 में बढ़ देते हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, शाबाश, ये हमने क्वेश्चन भी किया था रीस्ट्रक्चरिंग का हमने रिपोर्ट वाले चैप्टर में। तो ये सारी प्रोविजंस है। प्रोविजन की एग्जांपल क्या था फिर से बता दीजिएगा, पर पहले मेरे से सुन लें, जो कम भूल गया वो आप बता दीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। काफी एग्जांपल। प्रोविजन समझ आ गई क्या होती है। और कंटीजेंसीज में हमने क्या एग्जांपल ध्यान में रखनी है? लीगल केसेस। लेकिन एक और एग्जांपल भी है, बैंक गारंटी, याद आया? बैंक गारंटी, आई कैप का वो क्वेश्चन याद नहीं है रिपोर्ट वाला किया था, ये रेंट के बाद रिलेटेड पार्टी को बैंक गारंटी इशू की, तो हमने कहा था इसको तो डिस्क्लोज होना चाहिए, उसने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था, याद है? हमने जहां पे कहा था आई कैप का सोल्यूशन गलत है, आई कैप कहता है कुछ भी नहीं होगा, हमने कहा था डिस्क्लोजर आना चाहिए, नहीं याद, भूल गए। इसका मतलब है कि आपको होम असाइनमेंट में ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन दोबारा देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब काउंट डेफिनेशन समझ आ गई, एग्जांपल्स भी क्लियर हो गई। अच्छा, अक्रूवल की एग्जांपल क्या है भला? रेंट नॉर्मली एडवांस होता है, वैसे किताबों में हम कंसेप्ट समझाने के लिए आपको कहते हैं कि रेंट प्रीपेड, रेंट अक्रूवल, सैलरीज पेबल, शाबाश, यूटिलिटी, बिजली, पानी, गैस, ये बिल पेबल जो होते हैं ये नॉर्मली अक्रूवल्स में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके ऑडिट प्रोसीजर की तरफ, सब्सटेंटिव प्रोसीजर की तरफ। कंटीजेंसीज है, कैसे हमने वेरीफाई करना है? स्टेप नंबर 1 कह रहा है इंक्वायर करे क्लाइंट से कि क्या अप्रोच है आपकी, किस लिए? कंटीजेंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लाइंट से इंक्वायर करें कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंटीजेंसीज को। क्लाइंट हमें बताएगा, कहेगा सर जो तो कुछ कंटीजेंसी होते हैं वो तो हमारी अपनी हरकतों की वजह से राइज होते हैं, क्या हम किसी की बैंक गारंटी दे दें? हम किसी की गारंटी दे दें वो कंटीजेंसी। बाकी जो लीगल केस है वो हमारा क्लाइंट लॉयर डील करता है, वो हमने उसे कहा हुआ है हर मंथ एंड में बता दिया करे कि हमारे खिलाफ कितने लीगल केसेस चल रहे हैं और उनका क्या स्टेटस है, तो वो हमें बता देता। जो भी अप्रोच है क्लाइंट से इंक्वायरी करेंगे। कर लिया, एग्री करते हैं, चलिए क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस हो गया? नहीं, याद आया, इंक्वायरी अलोन इज नॉट ए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमने फिर क्या किया? इंस्पेक्ट किया। भाई किसको इंस्पेक्ट किया? बोर्ड मिनट्स को। ये बोर्ड मिनट्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट। भाई बोर्ड मिनट्स से कैसे कंटीजेंसीज पता चलेगी? उन्होंने डिस्कशन की होगी, जो भी लीगल केस उनके खिलाफ है, भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करनी है कि केस लड़ना है, अगर केस हार गया अपील करनी है कि नहीं करनी, ये सारे फैसले, बड़े बड़े फैसले बोर्ड मिनट्स से हमें पता चलेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, वहां से कंटीजेंसी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। कॉरेस्पॉन्डेंस विद लॉयर्स। कॉरेस्पॉन्डेंस विद लॉयर्स में ये नहीं कह रहा कि हमने लॉयर को लेटर सेंड करना है, ये क्लाइंट की लॉयर अपने लॉयर के साथ कोई कॉरेस्पॉन्डेंस तो किताबत हुई होगी वो लीगल केसेस के हवाले से, हमने उसको चेक करना, उससे पता चलेगा कौन कौन से लीगल केसेस जो है क्लाइंट के खिलाफ पेंडिंग है। कॉरेस्पॉन्डेंस विद लॉयर क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। बिजनेस इंस्पेक्ट करे बिजनेस प्रेस या ट्रेड जर्नल को। ये आपको पता है एक तो अखबार होते हैं ना डेली, जिस पे ये किसी काम की जो खबरें नहीं होती वो आती हैं, वो सियासत की और कुछ इधर उधर। एक बिजनेस से रिलेटेड टीवी चैनल्स भी होते हैं और न्यूज़पेपर भी होते हैं, मैगजीन भी होते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर, शाबाश। वो कहता है उनको पढ़ लो, उनमें बाज औकात कोई ऐसी न्यूज होती है जो क्लाइंट को इफेक्ट कर रही होती है, और वो उस बाज औकात पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रही होती है। जैसे जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री को पूरे मुल्क में कह दिया कि आपने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने हैं, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पेनल्टी भी हो सकती है, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, कंटिजेंसीज वगैरह हैं, वो पूरे के पूरे सेक्टर को इफेक्ट करते हैं। वो हमें कहाँ से पता चलेंगे? फिर
वो ट्रेड, तो कहता है वक्तन फवक्तन ऐसा किया कीजिए कि आप जो ट्रेड बिजनेस प्रेस या ट्रेड जर्नल है इनको पढ़ते रहा करें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा इशू हमारे क्लाइंट को इफेक्ट कर रहा है। एग्री करते हैं ये काम करने से कंटिजेंसीज आइडेंटिफाई होंगी, बोर्ड मिनट को इंस्पेक्ट करने से, कॉरेस्पॉन्डेंस विद लायर से, बिजनेस। फिर क्या कह रहा है, सर्कुलराइज करें। ये सर्कुलराइज क्या होता है, ये मैं तो पहली दफा सुन रहा हूं। सर्कुलराइज करने का मतलब क्या होता है? क्या हमने पहले कहीं ये लफ्ज पढ़ा है? चैप्टर 3 में पढ़ा होगा। चैप्टर 3 में कंफर्मेशन की एग्जांपल में सर्कुलराइज का लफ्ज नहीं पढ़ा था, मुझे लग रहा पढ़ा था। कंफर्मेशन लेटर सेंड करना, सर्कुलराइज करने को क्या कहते हैं? कहते हैं कंफर्मेशन लेटर सेंड करो। देखें यहां पे क्लाइंट की और लॉयर की करस्पॉन्डेंस को चेक कर रहा था, यहां पे हम खुद वकील से पूछ रहे हैं लॉयर को कंफर्मेशन लेटर क्यों सेंड करेंगे? कि ताकि पता चले हमारे, वो बताए कि कंपनी के खिलाफ कौन कौन सी लिटिगेशंस है और उनका आउटकम क्या होगा, कंपनी हारेगी जीतेगी। आउटकम, लीगल केसेस भी पूछते हैं कौन सा पेंडिंग है, आउटकम भी पूछते हैं, तो किस हिसाब से प्रोविजन या डिस्क्लोजर को डिसाइड करें। चलो लॉयर को तो समझ आती है, कंफर्मेशन लेटर हमने सेंड किया, सर्कुलराइज करवाया। बैंकर को क्यों? बैंक कह रहा है बैंक को भी सर्कुलराइज करवाओ, क्यों? बैंक गारंटी बैंक ही बताएगा, लॉयर थोड़े बताएगा। चेक लीगल एक्सपेंसेस। जब मुझे आज तक याद है, जब मैंने पहली, जब प्रोबेशनर था, आर्टिकल इंडक्शन हुई, तो मेरे सीनियर ने मुझे जो शुरू में 2-3 एरियाज वेरीफाई करने के लिए कहे जिंदगी के पहले, उनमें लीगल एक्सपेंसेस था। और मुझे सीनियर ने कहा था इसमें 100% सारी की सारी ट्रांजैक्शन चेक करो। क्या ऑडिट में इस चीज की इजाजत है? हम तो सैंपल बेस पे काम करते हैं, करता नहीं इजाजत। भाई क्यों नहीं इजाजत? याद रखे सैंपल बेस का मतलब क्या होता है। सैंपल बेस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ एरियाज को सेलेक्ट करो कुछ को ना करो, एरिया सारे सेलेक्ट करने हैं, उसमें हर एरिया के अंदर कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करना है कुछ को नहीं करना, ये सैंपल बेस होते हैं। लेकिन कहते हैं आप कुछ एरिया पे चाहे तो 100% चेकिंग भी कर सकते हैं, जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा हो, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मना नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन मना भी नहीं है। तो अगर करना चाहे कुछ कर सकते। लीगल एक्सपेंसिव हम प्रैक्टिकली करते हैं, किस लिए भला? इसलिए नहीं कि इसकी अमाउंट ज्यादा होती है, नहीं नहीं। देखें क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्लाइंट से इंक्वायरी की और वकील से भी पूछा, करस्पॉन्डेंस चेक की, वकील भी क्लाइंट के साथ मिला हुआ था, क्या पॉसिबल है कि क्लाइंट और वकील हमें सारे लीगल केसेस ना बताएं? ये तो पॉसिबल है कि क्लाइंट हमें सारे लीगल केसेस ना बताए। ये पॉसिबल नहीं है कि लीगल केस कंपनी का पेंडिंग है और कंपनी उसको वकील को पेमेंट ना करे केस की। हमें बताए या ना बताए, वकील को फीस जरूर दी होगी, इसलिए हम जो फीस पे की जाती है वकीलों को, उनके जरिए से चेक करते हैं किस किस केस की फीस दी गई है, क्या वो केस हमें लिस्ट में शामिल है जो क्लाइंट ने हमें दी। तो लीगल एक्सपेंसेस में हम कंप्लीट नॉर्मली चेकिंग करते हैं लीगल एक्सपेंसेस की, ताकि अगर कोई अनआइडेंटिफाइड केस है वो सामने आ जाए। एंड पे कंसीडर टू एंगेज एक्सपर्ट, वो कहता है अगर आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कंटीजेंसी में तो आप एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकते हैं। कुछ कंटीजेंसीज हो सकता है कि ऐसी हो एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। कंटीजेंसीज के पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर? इसके बाद क्या है? प्रोविजन की एग्जांपल्स क्या थी? प्रोविजन का बैड डेट, ग्रेचुइटी, वारंटी, ठीक है। सबसे पहले ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, कह रहा है क्लाइंट से प्रोविजन की लिस्ट लो और एग्री करो। किसके साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ एग्री करना। और किसके साथ करना? कि जो क्लाइंट ने लिस्ट दी है प्रोविजन की वो बैलेंस शीट के साथ मैच करता है कि नहीं करता। लिस्ट दी होगी, हर प्रोविजन के आगे अमाउंट लिखी होगी ना, उसका टोटल बैलेंस शीट के साथ मैच कर। अच्छा ये पॉइंट कंटीजेंसी में नहीं आया था, हाँ वो तो बैलेंस शीट में नहीं आता, इसलिए नहीं आया था, ये बैलेंस शीट में आता है, इसलिए लिस्ट ली, एग्री किया। पहला पॉइंट क्लियर। आगे चलते हैं। रिव्यू लिस्ट फॉर ओमिशन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बिजनेस। ऑडिटर के नॉलेज ऑफ बिजनेस की बेस पे लिस्ट को रिव्यू करें।
किस लिए? कि कोई चीज ओमिट तो नहीं हो गई। जैसे मैं किसी कंपनी का नाम ले ले, किसी कंपनी का नाम, ये मैं इस साल उसका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, ठीक है, मुझे नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी भी नहीं होगी शायद अभी इस साल, लेकिन मैं अभी बता सकता हूं कि उसकी लायबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आ रही होंगी। नहीं, मुझे बताइए, क्या यूटिलिटी एक्सपेंसेस की अक्रूवल आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी? प्री पेमेंट भी बताए जा सकते हैं, इंश्योरेंस की, रेंट की प्री पेमेंट होती है नॉर्मली, ठीक है, सैलरीज की अक्रूवल होती है, क्रेडिटर्स भी आ रहे होंगे, डेटर्स भी आ रहे होंगे, उसी तरह कुछ प्रोविजंस भी आ रही होंगी। क्या प्रोविजंस आ रही होंगी? डाउटफुल डेट की प्रोविजन आ रही होगी, ठीक है। तो अपने अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, नॉलेज ऑफ बिजनेस की बेस पे हमने देखना है कि क्या लिस्ट में जो जो आइटम्स आनी चाहिए आ रही है कि नहीं आ रही। अगर कोई नहीं आ रही तो क्लाइंट से पूछेंगे। सैलरी, ये पॉइंट असल में कॉमन है, ये प्रोविजन में भी है, एक्रूवल में भी है, प्री पेमेंट में भी है, ठीक है, कि हम अपने बिजनेस नॉलेज की बेस पे वैल्यूएट करें कि जो जो प्रोविजन, जैसे क्लाइंट अगर वारंटी प्रोवाइड कर रहा है, सेल पे वारंटी दे रहा है, वारंटी प्रोविजन होनी चाहिए कि नहीं? प्रोविजन की वारंटी बिल्कुल होनी चाहिए। तो कह रहे हैं अपने नॉलेज की बेस पे देखें जितनी जितनी प्रोविजन होनी चाहिए वो लिस्ट में शामिल है कि नहीं, प्लस उनको पिछले साल के साथ भी कंपेयर करके देखें। असूली तौर पे लॉजिकली सोचे, जितनी प्रोविजन पिछले साल रिकॉर्ड हुई है उतनी ही प्रोविजन इस साल भी होनी चाहिए। नॉर्मली ऐसे थोड़ी होता है पिछले साल वारंटी दे रहा था इस साल नहीं, पिछले साल क्रेडिट सेल कर रहा था इस साल नहीं कर रहा। नॉर्मली तो पिछले साल के जो बैलेंसेस होते हैं, मतलब अमाउंट्स बदलती हैं लेकिन हेड्स तो सारे वही आ रहे होते हैं ना इस साल भी। कह रहे पिछले साल के साथ कंपेयर करके देख लें, फिर कह रहे चेक देख करें क्या अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं, प्रोविजन की अमाउंट यहां पे देख रहे हैं कि कंप्लीट है कि नहीं, यहां पे देख रहे हैं रीजनेबल है कि नहीं। कैसे पता चलेगा प्रोविजन की अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं? क्लाइंट के साथ डिस्कस करें, किसी एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं, और रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए क्लाइंट से। रिप्रेजेंटेशन याद है क्या? रिप्रेजेंटेशन कि आपने जो प्रोविजंस एस्टिमेट्स लगाए हैं वो सारे रीजनेबल हैं, ठीक है। ये तो हम तकरीबन हर एस्टिमेट के केस में क्लाइंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि आप लिख के दीजिए आपने जो एस्टिमेट रिकॉर्ड किए हैं वो रीजनेबल है। याद है, इस पॉइंट से मुझे याद आ गया, चेक अमाउंट इज रीजनेबल से वो केस था एक जिसमें क्लाइंट वारंटी प्रोवाइड कर रहा था, इस साल उसने 3 साल से बढ़ा के 5 साल के लिए कर दी थी वारंटी, और जब हमने वारंटी की प्रोविजन देखी वो उतनी थी जितनी पिछले साल। हमने कहा भैया ये तो गलत लग रही है, क्योंकि अगर वारंटी पीरियड बढ़ा दिया, प्रोविजन फॉर वारंटी भी तो बढ़नी चाहिए, ज्यादा सेट आएंगे यार। तो हमें कैसे पता चलेगा अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं? क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे, प्रोविजन किस तरीके से कैलकुलेट हो रही है उसको हम वैल्यूएट करेंगे। डिस्कशन के बाद अगर जरूरत पड़े, प्रोविजन कैलकुलेट करने का फार्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ज़हन में रखिएगा, आगे भी आएगी डिफरेंट एरियाज पे। एक जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, रूल, कि जहां कहीं एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो क्लाइंट से हम रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि बताइए एस्टिमेट रीजनेबल है कि नहीं। रिव्यू हिस्टोरिकल एक्यूरेसी बताने की जरूरत है, क्यों, क्या मतलब है इसका? पिछले सालों में देखेंगे प्रोविजन जो क्लाइंट रिकॉर्ड करता रहा है वो सही करता रहा है कि नहीं कर रहा। ये किस एरिया में पड़ा था इससे पहले? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में। इंश्योर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, प्रोविजन का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा हो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? प्रोबेबल हो, मेजरेबल हो, रिलेट विद अदर एरियाज। ये क्या कह रहा है कि जिस चीज की प्रोविजन है उससे रिलेट हो रही है कि नहीं। जैसे प्रोविजन फॉर डेटर के साथ रिलेट होती है, परसेंटेज होती है नॉर्मली, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट का, प्रोविजन फॉर वारंटी सेल्स के साथ, ठीक है, रिलेट करना। प्रोविजन के प्रोसीजर समझ आए, कोई इश्यू तो नहीं है। अच्छा, आपके सामने है कंटीजेंसी के भी प्रोविजन के भी, दोनों को कंपेयर करके मुझे बताइए दोनों में क्या फर्क है।
क्या कोई चीज ऐसी है जो दोनों में सिमिलर हो? दिखाइए कौन सा प्रोसीजर है जो दोनों में सिमिलर है, पहले चेक कर लें तसल्ली से। भाई उधर एक्सपर्ट है, इधर तो लॉयर है, एक्सपर्ट तो नहीं जी। इधर तो लॉयर, ये तो नॉर्मली लॉयर से रिलेटेड, लॉयर को भी एक तरह से एक्सपर्ट कह सकते हैं, लेकिन असल में ये स्पेसिफिक लॉयर, एक्सपर्ट का लफ्ज इधर यूज नहीं हुआ, लॉयर का लफ्ज उधर यूज नहीं हुआ। 5th पॉइंट में हुआ गए कहां पे? हाँ, कंसीडर टू एंगेज एक्सपर्ट, ठीक है। और देखिए क्या फर्क है और सिमिलरिटी है। रिटर्न, इधर तो नहीं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, वो परवियन में इधर ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, कहां ले रहे हैं? कंटीजेंसी में तो रिप्रेजेंटेशन नहीं ले रहे दोनों में। नहीं, मैं आपको ऑडिट पर नेचर नहीं पूछ रहा, दोनों की नेचर क्या है वो तो मैं एग्री करता हूं, दोनों एस्टिमेट है। मैं कह रहा हूं क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर दोनों के डिफरेंट हैं या एक जैसे हैं? डिफरेंट है ना, इससे एग्री करते हैं ना भाई। खुदा का वास्ता एग्जाम में भी इस चीज को याद रखिएगा, ये ना कहे परवियन और लिख दे कंटीजेंसी, कहे कंटीजेंसी लिख दे परवियन, कहे परवियन एंड कंटीजेंसीज और आप दोनों के इकट्ठे लिख दे। जब अलग अलग लिखने हैं, परवियन के प्रोसीजर अलग है, ये बेसिकली उनमें इक्का दुक्का पॉइंट सेम भी हो गए, लेकिन असल में आपको ये चीज एनालाइज कराना चाह रहा था कि दोनों के प्रोसीजर सब्सटेंशियली डिफरेंट है, आपने इनको मिक्स नहीं करना। एग्जाम्पल को जहन में रखेंगे तो फिर प्रोसीजर भी आपके साथ आसानी से डिफरेंशिएट कर सकेंगे। प्रोविजन के पूछे एग्जाम में प्रोविजन के बताएंगे, कंटीजेंसी के पूछे कंटीजेंसी के बताएंगे, दोनों के पूछे लहदा हेडिंग दे के बनाएंगे। और कल मैंने यही काम करना है, प्रोविजन और कंटीजेंसी पूछना है प्रोसीजर, और जिसने मिक्स किया ना उसको तो नहीं मैं छोड़ना। जिसने 5 है चलो 4 बता दिए 3 बता दिए वो चल जाएगा, लेकिन जिसने मिक्स किया ना वो नहीं चलेगा जी, आहनी हाथों से निपटा जाएगा बिल्कुल। चलिए ये कंटीजेंसी प्रोविजन क्लियर हो गया। चलिए अब ये इजी वाला आ गया, अक्रूवल। अक्रूवल की आपने जितनी भी मुझे एग्जांपल्स बताई, कौन कौन सी एग्जांपल थी? वेजेस एंड सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इनमें अगर आप अक्रूड एक्सपेंसेस देख रहे हो, अक्रूवल्स, सबसे ज्यादा अमाउंट किसकी होगी? वेजेस एंड सैलरी। इसीलिए उसने वेजेस एंड सैलरी के प्रोसीजर अलहदा लिख दिए, अदर्स के प्रोसीजर अलहदा लिख दीजिए। आपने एग्जाम में आंखें खोल के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अगर कहे बताओ अक्रूवल्स को कैसे वेरीफाई करोगे, दोनों बताएंगे। अगर कहे बताओ अक्रूड वेजेस एंड सैलरी को कैसे वेरीफाई करोगे, पहले वेजेस एंड सैलरीज कह रहा चेक करो क्या अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं, जो रिकॉर्ड की है अक्रूवल की अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं? स्पोर्टिंग एग्जाम में स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं लिखेंगे, पेरोल शीट। शाबाश, पेरोल शीट के साथ, किस महीने की पेरोल शीट के साथ कंपेयर करें? आखिरी महीने की, साल के। अक्रूवल उसी की होगी ना, और मार्च की अक्रूवल थोड़ी होगी, दिसंबर एंड में ईयर एंड तो दिसंबर की पेरोल शीट से कंपेयर कर लेंगे। पेमेंट्स मेड आफ्टर ईयर एंड, वाई ओवर ई का मतलब ईयर एंड। आपने ये टर्म यूज नहीं करनी, आपने पूरा लिखना ईयर एंड। अगर आप कहें तो मैं भी लिख दूं, चलें ठीक है। बाज़ औक़ात हम जल्दी में होते हैं ना, तो ईयर एंड को वाई ओवर ई लिख देते हैं, या लास्ट ईयर को एल ओवर वाई लिख देते हैं। तो आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, पूरा ही लिखनी। देखेंगे साल के बाद पेमेंट हुई कि नहीं हुई, ईयर एंड के बाद देखना चाहिए कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग था। शाबाश। पेरोल एक्सपेंस के साथ उसको कंपेयर कर लेंगे, पेरोल शीट के साथ नहीं कह रहा, वो तो ऊपर आ गया ना, पेरोल एक्सपेंस के साथ। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस एंट्री का दूसरा इफेक्ट उधर गया होगा। हमने देखना है कि जितना क्रूड हुआ है उतना ही एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं आखिरी महीने का एक्सपेंस के अकाउंट में। आगे चलते हैं। इस स्टेप को हम नॉर्मली कहते हैं रिलेट विद अदर एरियाज। जितने भी अक्रूवल और एक्सपेंसेस होते हैं उनमें ये स्टेप आता है क्या? रिलेट विद अदर। केस की एंट्री का जो दूसरा इफेक्ट है वो देखो दूसरे अकाउंट में गया कि नहीं गया।
जिस तरह प्रोविजन में भी मिलती जुलती बात हमने ये देखी थी, हाँ ये रिलेट विद अदर एरियाज, तो अक्रूवल और प्री पेमेंट्स में भी है। फिर चेक करो, अच्छा ये जो नेक्स्ट स्टेप है ना, दूसरा और तीसरा, ये तकरीबन एक जैसे ही स्टेप है, लेकिन आई कैप ने लदा पॉइंट दिए थे, हमने भी लदा कर दिया। चेक ऑल रिलेटेड आइटम्स आर अक्रूड और चेक एडिशनल कॉस्ट आर आल्सो अक्रूड। समझा क्या कह रहा है, सुनना। वो कहता है जब सैलरीज एक्सपेंस, कहता है सैलरीज एक्सपेंस में बताइए क्या आता है वाला, सिर्फ सैलरीज नहीं आती, सैलरीज एक्सपेंस में सिर्फ सैलरीज नहीं है, कुछ दूसरी चीजें भी आती हैं। कहता है जब सैलरीज में दूसरी चीजें आती हैं तो अक्रूवल में भी तो आनी चाहिए भाई। और दूसरी चीजें कौन सी आती हैं? बोनस वगैरह है, ओवर टाइम है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। आपको याद है टैक्स में पढ़ा होगा शायद आपने, ये चीजें सैलरी में ऐड करते हैं ना। कहता है यहां पे भी ये ना हो कि गलती से सिर्फ सैलरीज ऐड कर दो, इनको छोड़ दो भाई, इनको भी साथ में अक्रूवल में लेके जाना। एडिशनल आइटम्स है ना, समझ आ रही है बात, जाननी चाहिए अक्रूवल में। ये तो हो गई सैलरीज की अक्रूवल। क्या किया, अमाउंट देखा रीजनेबल है कि नहीं, और देखा एडिशनल जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, वो भी साथ अक्रूवल में आगे कि नहीं आगे। अमाउंट रीजनेबल है कि नहीं कैसे देखा, पेरोल शीट के साथ, ये रेंट के बाद की पेमेंट के साथ, रिलेटेड जो अदर एरिया पेरोल एक्सपेंस उसके साथ। अब कौन सी अक्रूवल्स देखनी है, अदर अक्रूवल्स कौन सी होती हैं? वेजेस सर्विसेज के अलावा। क्या सुभान अल्लाह, क्या डेफिनेशन दी मेरे भाई ने, वही तो पूछ रहा हूं। 50 रुपए दो, इस डेफिनेशन में 50 रुपए बनते हैं वापस लेने जी। क्या है अदर अक्रूवल्स? यूटिलिटी बिल्स, इंटरेस्ट अक्रूवल, बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट पेबल। ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, क्या कह रहा है, एग्री करो किसके साथ? बैलेंस शीट के साथ। रिव्यू लिस्ट फॉर पॉसिबल ओमिशन बेस्ड ऑन ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बिजनेस। लिस्ट को रिव्यू करो, कोई चीज रह तो नहीं गई। क्या कह रहा है, कहां पढ़ा है अभी ये स्टेप? वही अभी पढ़ा, पर रिवीजन में देख रहे हैं अपने नॉलेज की बेस पे, तो अक्रूवल में भी देखेंगे कि नहीं। अगर क्लाइंट ने फर्ज कीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अक्रू नहीं किया, आप कहेंगे भैया आप क्या पूरा पाकिस्तान बिल आता है उसके बाद पे करता है, आपने क्या एडवांस में पेमेंट कर दिया? पूछेंगे उससे, प्रोबेबली नहीं की होगी। फिर इसके बाद कंपेयर विद लास्ट ईयर एंड इन्वेस्टिगेट, लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें और इन्वेस्टिगेट करें। क्या क्या कह रहा है, इस साल की अक्रूवल पिछले साल की अक्रूवल, असूली तौर पे जो पिछले साल आइटम्स आई वही आइटम्स इस साल भी आ जाए। अमाउंट डिफरेंट होगी, वो तो जाहिर है रेट बढ़ते रहे, लेकिन अमाउंट हेड आने चाहिए वही। पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी पेबल था, इस साल भी इलेक्ट्रिसिटी पेबल होना चाहिए। ये कह रहा है कंपेयर विद लास्ट ईयर, और अगर फर्क कोई आइटम नहीं आ रही इन्वेस्टिगेट करो। फिर सेलेक्ट सब्सीक्वेंट पेमेंट एंड चेक, सब्सीक्वेंट पेमेंट को सेलेक्ट करो और चेक करो लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई कि नहीं। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ अक्रूवल्स, अक्रूवल का सैंपल सेलेक्ट करो एंड चेक करो क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, बिल वगैरह। बिल है, हाँ बिल्कुल। क्लाइंट ने बिल उसने 7,350 रुपए की अक्रूवल डाल दी, हम कहेंगे भैया तेरे को खा भाई कि 7,350 बिजली का बिल आएगा? कहते सर ये देखें ये बिल पड़ा है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बिल देखेंगे। सब्सीक्वेंट पेमेंट, ये रेंट के बाद पेमेंट देखना। समझ आ गया? समझ आ गया तो मुझे बताइए, फोर्थ में भी कह रहा है सब्सीक्वेंट पेमेंट, फिफ्थ में भी कह रहा है सब्सीक्वेंट पेमेंट, दोनों में फर्क क्या है? एक मिनट जी बताइए। हाँ शाबाश, ऊपर कंप्लीटनेस, नीचे एग्जिस्टेंस। सुभान अल्लाह, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बिल्कुल, ये ऊपर वाली जो है ये कंप्लीटनेस के लिए कि सब्सीक्वेंट अगले साल की पेमेंट सेलेक्ट करके देख रहे हैं बैलेंस शीट पे अक्रूवल रिकॉर्ड हुई कि नहीं। और इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें सिलेक्शन अगले साल की पेमेंट से नहीं कर रहे, इसी साल की रिकॉर्डेड लायबिलिटी से करके देख रहे हैं बाद में पेमेंट हुई कि नहीं।
तो दोनों में फर्क है कि नहीं यार? डोर के दो सिरे, एक से दूसरे पे जाए एविडेंस कुछ और है, दूसरे से पहले पे आए एविडेंस कुछ और है, वही कंसेप्ट है। 20 रुपए नहीं 50 रुपए पूरे। किसको भला? जो इस सवाल का जवाब देगा जो पूछने जा रहा है। हाथ उठाना है। इन तीनों प्रोसीजर्स में क्या चीज कॉमन है? हाथ उठाना। 1 2, बस 2 है पूरी क्लास में, 2 स्टूडेंट। 3 पहला नहीं, अब इसका पिछले साल से ताल्लुक ही कोई नहीं है भाई। और नहीं, इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट होगी नहीं, नहीं, खुदा का शाबाश, तीनों कंप्लीटनेस से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन भाई ने हाथ नहीं उठाया था। हाँ, और मेरे आइडेंटिफाई करवाए बगैर ही आंसर दे दिया। भाई सूल है ना, सूल के मुताबिक चलना। मैं धांधली तो नहीं कर रहा ना, धांधली नहीं कर रहा। देख लें, पहले बताया आप ना 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 भाई, नाम लेना इतना आसान नहीं होता। रिव्यू, ये तीनों कंप्लीटनेस ऑफ अक्रूवल से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। सेल, अच्छा ये भी हो गया। रिलेट विद अदर एरिया, क्या कहना चाह रहा है कि अगर, हाँ, अगर इंटरेस्ट पेबल है उसे इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ रिलेट करो। इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ रिलेट करो। अगर, और कौन सा था अक्रूवल में, या इलेक्ट्रिसिटी पेबल है, यूटिलिटी बिल पेबल है, उसे यूटिलिटी एक्सपेंस के साथ कंपेयर करो। आपको पता है दूसरी एंट्री इधर आती है। क्लियर हो गया? ये भी हो गया। अब प्री पेमेंट। अब प्री पेमेंट को अक्रूवल के साथ कंपेयर करके मुझे बताइए क्या फर्क है। ऑब्टेन लिस्ट एंड एग्री, क्या कहना चाह रहा है? जैसे अक्रूवल की लिस्ट है, प्री पेमेंट की भी लिस्ट लो, एग्री करो। रिव्यू लिस्ट फॉर ओमिशन बेस्ड ऑन आइटर्स नॉलेज, क्या कहना चाह रहा है? लिस्ट लेके अपने कॉमन सेंस जो बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, देखो नॉर्मली कौन कौन से प्री पेमेंट्स होते हैं। रेंट प्रीपेड होता है, इंश्योरेंस प्रीपेड होता है। कंपेयर विद लास्ट ईयर एंड इन्वेस्टिगेट, जो पिछले साल प्रीपेड था सूली तौर पे वो इस साल भी होना चाहिए। अमाउंट डिफरेंट हो सकती है, हेड तो आने चाहिए वो। सिलेक्ट सैंपल ऑफ प्री पेमेंट, चेक करे क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि नहीं, ये रेंट के बाद इसकी एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं, क्या हुई है, एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं। ये देखें, पेमेंट के बाद में प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट होती है ना, प्रीपेड क्रेडिट और एक्सपेंस डेबिट, शायद ये एंट्री होती है। नहीं, क्या मतलब, बोल क्यों नहीं रहे? अब प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद में एडजस्टमेंट होती है कि नहीं अगले साल, क्या एंट्री होती है, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है, प्रीपेड क्रेडिट हो, यही तो कह रहा हूं। अक्रूवल की बाद में पेमेंट होती है और प्री पेमेंट के बाद में एडजस्टमेंट होती है, कि प्री पेमेंट के भी बाद में पेमेंट होती है। भैया मैं समझा शायद प्री पेमेंट की भी बाद में पेमेंट होती है। रिलेट विद अदर एरिया, क्या कह रहा है, रेंट है प्रीपेड है तो रेंट के साथ कंपेयर करो, इंश्योरेंस प्रीपेड है, क्या फर्क है दोनों में, अक्रूवल्स के प्रोसीजर और प्रीपेमेंट में? तकरीबन सेम ही है, सिवाय इसके सब्सिक्वेंट पेमेंट वाला इधर क्यों नहीं है, पहले ही पे हो चुका है, पहले ही हो। आखिरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस के, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसीलिए उसने चूंकि इनको जनरल कैटेगरी बना दी ना, ऑल एक्सपेंसेस, इसमें आपका इसमें आपका रेंट एक्सपेंस भी आ जाएगा, इसमें आपका सैलरीज एक्सपेंस भी आ जाएगा, इसमें आपका
रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आ जाएगी, एडवर्टीजमेंट भी आ जाएगी। आप मुझे ये बताइए इसमें सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस आएगा कि नहीं आएगा? सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस इसमें आएगा? हाँ, वो उधर आ गया है इसलिए इधर नहीं आएगा, गलत। इधर अक्रूवल है, इधर इसकी अक्रूवल पड़ी है, एक्सपेंस इधर ही पड़ा है, एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस आएगा। अच्छा, इसकी अप्रोच भी जनरल है, इसकी अप्रोच भी जनरल है, यानी जब कोई भी एक्सपेंस आई क्या आप कहते हैं इसको बताओ कैसे वेरीफाई करोगे? हमने कहना अच्छा एक्सपेंस की असर्शन कितनी है? 6 असर्शंस को लिख दिया, हर असर्शन का एक एक प्रोसीजर फिट कर दे। हर असर्शन, जैसे अगर उसने कह दिया बताओ परचेज को कैसे वेरीफाई करोगे, हमने कहा लो सुनो पहली असर्शन, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं ये असर्शन मैंने सही लिखी है, कोई काउंट बैलेंस की असर्शन तो नहीं आ गई? देख लें, क्लासिफिकेशन है, क्लास ट्रांजैक्शन, कट ऑफ भी है, प्रेजेंटेशन भी है, एक्यूरेसी भी है सर। अकरेंस मुझे बताइए एक एक प्रोसीजर, जब भी कोई भी एक्सपेंस पूछे, जनरल नेचर के एक्सपेंसेस सारे उसने इकट्ठे करे, अप्रोच भी जनरल, असर्शन लिखेंगे 6, हर असर्शन का एक एक प्रोसीजर बता दे। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं परचेजेस की अकरेंस कैसे देखे, मुझे बताइए अगर मैं सोच के बताना है, परचेज अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करके देखता हूं गुड सीट नोट है कि नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं, कौन सी असर्शन वेरीफाई हो रही है? परचेज अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट किया और देखा गुड सीट नोट अवेलेबल है कि नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अकरन शाबाश। और अगर मैंने गुड सीट नोट से सैंपल सेलेक्ट किया और देखा परचेज अकाउंट में कंप्लीट, शाबाश। अगर मैंने परचेज इनवॉइस सेलेक्ट की और देखा उसकी कैलकुलेशन सही हुई है कि नहीं, एक्यूरेसी। अगर मैंने देखा कि क्या परचेज इनवॉइस से परचेज अकाउंट में ही रिकॉर्ड हुई है, फिक्स एसेट में रिकॉर्ड तो नहीं हो गई। अगर मैंने ये एंड पे कुछ अमाउंट्स को, इनवॉइसेस को, जीआरएन को सेलेक्ट किया और देखा कि रेलिवेंट पीरियड में ही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, कट ऑफ। अगर मैंने ये देखा कि इसके डिस्क्लोजर्स वगैरह पूरे हैं कि नहीं, प्रेजेंटेशन, एक एक स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। लेकिन अभी आपको आपके हाथ से पहले लिखवाऊंगा, फिर मेरी तसल्ली होगी कि समझ आया है, ठीक है। ये अप्रोच, इसको अभी मैंने दोबारा आपको सिखाना है। भाई बताएं, क्लियर हो गया सारा? आज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसलिए अब मैं आपको होम असाइनमेंट आज कोई नहीं दे रहा, कल से आपकी इस चैप्टर की होम असाइनमेंट शुरू हो जाएगी। आपने नोट किया होगा आपको अभी तक कोई एक होम असाइनमेंट भी नहीं दी गई है ना, तो आप बोर हो गए, आपने कहा सर जिंदगी में कोई ट्विस्ट ही नहीं है? कोई केस स्टडी करने को नहीं है, बस 3-4 दिन हो गए बस याद करी जा रहे हैं, याद करी जा रहे हैं, तो ऑडिट बोर हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ऑडिट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कल से आपको केस स्टडीज भी करवाई जाएंगी। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।